भारत के रॉकेट फोर्स को बहुत जल्दी ही एक नया सिपह सलाहकार मिलने वाला है। प्रलय मिसाइल की खरीद को मंजूरी देने के बाद रक्षा मंत्रालय अब मीडियम रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल को सेना में शामिल करने की तैयारी में है। ये मिसाइल 1500 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दुश्मन को भी नेस्तनाबूद करने का दम रखती है। भारत के लिए क्यों जरूरी है ये मिसाइल और इसके आने से देश की सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। आसमान में घातक मिसाइलों का पहरा, हिंदुस्तान का अभेद्य हवाई सुरक्षा कवच। प्रलय मिसाइल के बाद अब हिंदुस्तान अपने रॉकेट फोर्स को और बढ़ाने की तैयारी में जुट गया है। भारत को हवाई सुरक्षा कवच मुहैया कराने के लिए कई तरह की मिसाइलों का बेड़ा पहले से तैनात है, लेकिन भारतीय सेना ने अब मीडियम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों पर जोर देने की रणनीति तैयार कर ली है। करीब 1500 किलोमीटर दूरी तक मार करने वाली मीडियम रेंज की ये बैलिस्टिक मिसाइलें जल्द ही भारत के रॉकेट फोर्स का हिस्सा बन जाएंगी। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान और चीन की नापाक साजिशों को नाकाम करने के लिए ये नई रणनीति बनाई है। इन दोनों देशों के पास भी मीडियम रेंज वाली मिसाइलें मौजूद हैं। ऐसे में चीन और पाकिस्तान को अपने मिसाइल पावर से परास्त करने के लिए भारत के पास हर रेंज की मिसाइलें होना जरूरी है। भारत के रॉकेट फोर्स को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय प्रलय मिसाइल की खरीद को पहले ही मंजूरी दे चुका है। बहुत जल्द प्रलय मिसाइलों को भारतीय सेना का सिपह सलार बनाने का गौरव हासिल हो जाएगा। प्रलय मिसाइल के साथ ही 1500 किलोमीटर रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल की जुगलबंदी भारत के रॉकेट फोर्स को कई गुना बढ़ा देगी। पिछले साल दिसंबर के महीने में लगातार 2 दिन तक प्रलय मिसाइल का 2 बार परीक्षण किया गया था। एक 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर रेंज वाली ये मिसाइल इस परीक्षण में हर पैमाने पर खरी उतरी। सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर से चलने वाली ये मिसाइल कई दूसरी अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। भारत के पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने देश को घातक मिसाइलों के दम पर महफूज रखने का सपना देखा था। वो इस दिशा में तेजी से काम भी कर रहे थे। प्रलय मिसाइल उनके सपने को सच बनाने की दिशा में देश का एक बड़ा कदम है। प्रलय मिसाइल में अत्याधुनिक गाइडेड सिस्टम लगा है। भारत में बनने वाली ये मिसाइलें दुश्मन को ढूंढकर नेस्तनाबूद करना जानती हैं। अगर टारगेट ने अपना रास्ता बदल दिया तो भी ये मिसाइलें उनका पीछा करने के लिए अपना रास्ता बदल सकती हैं। भारत में भविष्य में बनने वाली मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें भी ऐसी ही खूबियों से लैस होंगी। भारत के पास फिलहाल अग्नि मिसाइल है जिसकी रेंज 3000 किलोमीटर, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर तक है, धनुष मिसाइल 600 किलोमीटर तक वार कर सकती है, पृथ्वी मिसाइल 350 किलोमीटर तक हमला कर सकती है, अस्त्र मिसाइल की रेंज 110 किलोमीटर है। इनके साथ ही हेलिना, शौर्य, प्रहार, निर्भय जैसी तमाम मिसाइलें भारत के मिसाइल पावर की मिसाल बन चुकी हैं। यह हिंदुस्तान का वो दम है जिससे देश के दुश्मन घबराते हैं। ये घातक मिसाइलें भारत के लिए सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह रचती हैं जिससे तोड़ना किसी भी दुश्मन की बस की बात नहीं है। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारतीय सेना अपने युद्ध कौशल को उधार देने के लिए लगातार युद्धाभ्यास करती रहती है। इसके सबसे ताजा मिसाल है उमरोई में मलेशिया के साथ हुई जॉइंट एक्सरसाइज। हरिमऊ शक्ति नाम के इस युद्धाभ्यास का कल आखिरी दिन था। इस युद्धाभ्यास में दोनों सेनाओं ने अलग अलग हालात और चुनौतियों के बीच अपने रण कौशल को परखा। देखिए इस रिपोर्ट में।
घने जंगल में घातक हथियार लेकर दबे पैर आगे बढ़ते जवान, और इशारा मिलते ही दुश्मनों पर बिजली की रफ्तार से अचूक वार। एक्शन से भरपूर ये तस्वीरें किसी स्पेशल ऑपरेशन की नहीं बल्कि ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की हैं, जो भारत और मलेशिया की सेनाओं के बीच मेघालय के उमरोई में किया गया। इस युद्धाभ्यास में मलेशियाई सेना की 5वीं रॉयल बटालियन और भारतीय सेना की तरफ से राजपूत रेजिमेंट की एक बटालियन ने हिस्सा लिया। भारत और मलेशिया की सेनाओं के बीच हरिमौश शक्ति 2023 नाम से इस आर्मी एक्सरसाइज का आगाज 23 अक्टूबर को हुआ था और 5 नवंबर को दोनों सेनाओं के इस युद्धाभ्यास का अंतिम दिन था। ज्वाइंट एक्सरसाइज के अंतिम दिन दोनों देशों की तरफ से हिस्सा लेने वाले तमाम सैनिकों को सम्मानित भी किया गया। Exercise Harimau Shakti 2023 is the joint exercise between Indian and Malaysian Army, which started from 23rd of October till the 4th of November. This is the 4th edition of this exercise. Past 3 editions were conducted in Malaysia, and this is the first time the exercise is happening in India. This exercise started with the command post exercise, which laid the foundation for a 2 weeks long training program. इस युद्धाभ्यास में ग्राउंड ऑपरेशन के अलावा हेलीबॉर्न ऑपरेशन और ऊंचे पहाड़ों पर रॉक क्राफ्ट ट्रेनिंग का भी अभ्यास किया गया, जिसमें दोनों सेनाओं के जवानों के बीच गजब का तालमेल और उत्साह देखने को मिला। वहीं अभ्यास में एक से बढ़कर एक घातक हथियारों के अलावा ड्रोन, यूएवी और हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल भी किया गया। साथ ही कमांड पोस्ट एक्सरसाइज के जरिए दोनों तरफ के जवानों ने एक दूसरे के साथ अपने अपने रणकौशल को भी साझा किया, ताकि भविष्य की चुनौतियों का मिलकर सामना किया जा सके। ये मिलिट्री एक्सरसाइज जंगल, पहाड़, दिन और रात हर तरह के हालात में की गई, जिसका मकसद सिर्फ यही था कि जवान जरूरत पड़ने पर दुश्मनों का खात्मा पलक झपकते कर सके। इस युद्धाभ्यास में महिला योद्धाओं को भी अपना जौहर दिखाने का मौका दिया गया। इस ज्वाइंट एक्सरसाइज 6 राजपूत और मलेशिया आर्मी जो कि उमरोई में हो रही है, इस एक्सरसाइज के दौरान हमने काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में इंडियन आर्मी की बेहतरीन ड्रिल्स को दर्शाया और साथ ही मलेशिया आर्मी से हमने जंगल सर्वाइवल, अम्बुश आदि की बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखी। इस एक्सरसाइज की सबसे खास बात यह है कि दोनों देशों की भाषाएं और कल्चर अलग होने के बावजूद हमने तमाम इवेंट्स को साथ साथ बखूबी ढंग से कंप्लीट किया। युद्धाभ्यास के जरिए दोनों देशों की सेनाओं को गोरिल्ला वॉरफेयर की तकनीक समझने में मदद मिली। साथ ही माउंटेन और जंगल वॉरफेयर का अनुभव हासिल करने में भी ये अभ्यास काफी मददगार साबित होता है। हरिमौश शक्ति भारत और मलेशिया के बीच होने वाला सालाना सैन्य अभ्यास है। पिछले साल ये युद्धाभ्यास मलेशिया के पुलई में किया गया था। ये पहली बार है जब हरिमौश शक्ति युद्धाभ्यास भारत में किया गया। इससे रक्षा सहयोग को मजबूती तो मिलती ही है, साथ ही द्विपक्षीय संबंधों को भी बढ़ावा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात दिल्ली एनसीआर में दम घोटू हवा की। राजधानी में लगातार 7वें दिन हवा जहरीली होती जा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार बना हुआ है। हालात ये हैं कि दिल्ली में ग्राफ 4 लागू करने का फैसला लिया गया है। राजधानी में ग्राफ 4 कैसे लागू हो, इसे लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। राजधानी में दम घोटू जहरीली हवा का कहर जारी है। दिल्ली एनसीआर में लोगों को आंखों में जलन के साथ साथ सांस लेने में भी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। सुबह के वक्त दिल्ली का क्या हाल था, ये इन 2 तस्वीरों में देखा जा सकता है। अक्षरधाम मंदिर स्मॉग की चादर में लिपटा नजर आया, जबकि इंडिया गेट तो दिखना ही बंद हो गया।
हालांकि प्रदूषण पर कंट्रोल पाने के लिए पूरे दिल्ली में मोबाइल एंटी स्मॉग गन से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। हालात ये हैं कि राजधानी को बढ़ते प्रदूषण से बचाने के लिए दिल्ली फायर ब्रिगेड ने भी पानी की बौछार कर प्रदूषण के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के चलते स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। राजधानी दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद जैसे बड़े शहर गैस चैम्बर में तब्दील हो चुके हैं। बीते रविवार औसतन राजधानी दिल्ली में AQI 454 दर्ज किया गया, जिसके बाद अब राजधानी दिल्ली में ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। यानी आने वाले समय में दिल्ली में सख्ताई बढ़ने वाली है। डीजल से चलने वाले ट्रक और बसों को राजधानी दिल्ली में अनुमति नहीं दी जा रही है। कंस्ट्रक्शन के काम राजधानी दिल्ली में रोक दिए गए हैं। प्राइमरी स्कूलों को 10 नवंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है और 5वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई के लिए सजेशन दिए जा रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग मास्क पहनकर घरों से बाहर निकले। दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली में सुबह की हवा में जहरीले धूल कण का स्तर 471 पाया गया। हवा में PM 2.5 का स्तर 471 होने का मतलब है दिल्ली की हवा सेहत के लिए बेहद खराब है। हालात की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली में ग्रैब का चौथा चरण लागू कर दिया गया है। डस्ट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो कंस्ट्रक्शन बंद किया गया है, दिल्ली के अंदर जो वाहनों पे BS3 पेट्रोल और BS4 के डीजल गाड़ियों पे जो प्रतिबंध है, उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसको स्ट्रिक्टली कड़ाई के साथ लागू किया जाए। जो जगह जगह कूड़े जल रहे हैं, जगह जगह जो बायोमास बर्निंग हो रही है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो अभी हमारी स्ट्रेटजी ये है कि सख्ती के साथ जो है पोल्यूशन को कंट्रोल करने वाले नियमों को जमीनी स्तर पे लागू किया जाए, जिससे कि चूंकि मौसम में बदलाव नहीं दिख रहा है, हवा की स्पीड में बदलाव नहीं दिख रहा है, तो ऐसे में कैसे ज्यादा से ज्यादा सोर्सेज को जो है वो कंट्रोल किया जाए, इस पे हम फोकस कर रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण पर और जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारी संवाददाता अनामिका का, जो हमारे साथ दिल्ली से ही बनी हुई है। अनामिका, ग्रैब 4 लागू हो गया है, BS3, BS4 वाहनों पर रोक लगी है, फिर भी सड़कों पर हाल कैसा है? आप बाहर हैं इस वक्त, उसकी जानकारी दीजिए। बिल्कुल अदिति, ग्रैब 4 यानी आखिरी चरण, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। AQI जो है 400-500 पार कर रहा है। बीते दिनों में दिल्ली में जो आनंद विहार एरिया है वहां पे AQI 999 मतलब 1000 तक का आंकड़ा पार कर चुका है। ऐसे में ग्रैब 4 लागू करना बहुत जरूरी हो गया था। कई सख्ताई इस समय दिल्ली में की गई है और इस समय हम विजय चौक में मौजूद हैं। जहरीली धुंध की परत आप इस समय कैमरे पे देख पाएंगे। जो विजय चौक का पूरा इलाका है, जो बिल्डिंग्स है आसपास की जिन पे कंस्ट्रक्शन हो रहा था, उन पे कंस्ट्रक्शन रोक दिया गया है, पर जो प्रदूषण है वो कम नहीं हो पा रहा है। हालांकि आज हाई लेवल मीटिंग जो दिल्ली के CM है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने बुलाई है, जिसमें MCD के लोग शामिल होंगे, एजुकेशन बोर्ड के लोग शामिल होंगे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के लोग शामिल होंगे और कई और बड़े फैसले आज लिए जा सकते हैं। दिल्ली में कहा जा सकता है कि आने वाले समय में और सख्ताई हो सकती है। वर्क फ्रॉम होम में बहुत जोर दिया जा रहा है। जितने सरकारी कर्मचारी हैं आने वाले समय में उन्हें वर्क फ्रॉम होम दिया जा सकता है। बच्चों को डॉक्टर्स कह रहे हैं, बच्चे और बुजुर्ग हैं वो मॉर्निंग वॉक पे ना जाएं और बहुत जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि इस समय दिल्ली की हवा, दिल्ली ही नहीं दिल्ली के आसपास जितने इलाके हैं, नोएडा है, फरीदाबाद है, गुड़गांव है, जितने बड़े शहर हैं, ये सभी जो है इलाके गैस चैम्बर बन चुके हैं। नोएडा की अगर बात करें तो वहां पे दिल्ली से ज्यादा प्रदूषण दर्ज किया जाता है सुबह शाम। तो स्थिति बेहद गंभीर है। जो लोग बाहर हैं, जैसे कि अभी हम बाहर हैं तो हमें आंखों में जलन महसूस हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो
कोशिश अब लोगों की भी है कि अगर वो बाहर निकल रहे हैं तो मास्क पहन कर निकले, लेकिन धुंध इतनी है, जहरीली हवा है, अगर आप मास्क भी पहन रहे हैं अदिति तो आपको आपकी सांस फूलने लग रही है, आप बहुत ज्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं। और अभी स्टडी भी आई थी कि दिल्ली एनसीआर में जो लोग रह रहे हैं बढ़ते प्रदूषण के चलते उनकी जो लाइफ स्पैन है वो 12 साल घट जाएगा। और यही अनामिका, आप अपना बहुत ख्याल रखिए क्योंकि दिल्ली की जो आबो हवा है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, इसलिए एहतियातन जो भी कदम उठाने चाहिए वो दिल्ली वासियों को उठाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो बता दें आपको, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट ने अब राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप का चौथा चरण लागू किया है। इसके तहत दिल्ली एनसीआर में अब और नई पाबंदियां लागू हो गई हैं। दिल्ली के बाहर से आने वाले सभी ट्रकों को प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। हालांकि जरूरी सामान लाने वाले सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों पे पाबंदी से छूट दी गई है। दिल्ली में मध्यम और भारी डीजल माल वाहनों पे प्रतिबंध है। जरूरी सामान वाले वाहनों को छूट मिलेगी। डीजल से चलने वाले 4 व्हीलर गाड़ियों पे रोक रहेगी। हालांकि आपातकालीन वाहनों को छूट दी गई है। इस श्रेणी में केवल BS6 वाहन चल सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में उद्योगों पे पाबंदी रहेगी। हालांकि दूध और डेयरी उत्पादों और मेडिकल उपकरणों से जुड़े उद्योगों को छूट दी जाएगी। दिल्ली सरकार सार्वजनिक और निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों को काम करने और बाकी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का निर्णय लेकर दे सकती है। केंद्र सरकार अपने कार्यालय में कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की अनुमति देने पे उचित निर्णय ले सकती है। राज्य सरकार स्कूल और कॉलेज को बंद करने के साथ गैर आपातकालीन वाणिज्यिक गतिविधियों को बंद कर सकती है। तो ये सब कुछ दिल्ली सरकार की तरफ से लागू किया जा सकता है। दिल्ली प्रदूषण से परेशान है तो इससे बचने के उपाय हम आपको बताते हैं। अगर जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। घर से बाहर निकले तो मास्क और चश्मा जरूर लगाएं। प्रदूषण वाले दिनों में पानी ज्यादा पिएं। कम से कम 24 घंटे में एक बार स्टीम जरूर लें। बाहर का खाना खाने से बचें। विटामिन सी की आदत अपने खाने में जरूर डाल दें, यानी कि आपको अपने खाने में विटामिन सी से संबंधित कोई चीज जरूर लेनी है। जैसे कि आप संतरा ले सकते हैं, आंवला ले सकते हैं, अंगूर या नींबू का सेवन भी कर सकते हैं। इन्फेक्शन और एलर्जी से बचने के लिए ओमेगा फैटी एसिड का भी सेवन करें। अदरक और तुलसी युक्त चाय का सेवन करें। खाना खाने से पहले साबुन से हाथ जरूर धोएं। धुएं के प्रवेश को कम करने के लिए अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों को बंद रखें। खुले में टहलने और व्यायाम से बचें। घर में प्राणायाम करें। घर में मटर लिली, एलोवेरा, स्पाइडर प्लांट, गुलदाउदी, गोल्डन पेथोस और इंग्लिश आईवी जैसे वायु शुद्ध करने वाले पौधे लगाकर भी प्रदूषण के असर को आप कम कर सकते हैं। अगर आप प्रदूषण वाले इलाके में रहते हैं तो एयर प्यूरिफायर की व्यवस्था करें। घर की नियमित साफ सफाई भी रखें। सफाई करने में वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करें। जब कभी आप बाहर आउटडोर निकल रहे हों तो आप N95 मास्क पहने तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। कोविड के बाद लोगों का मास्क पहनने की जो आदत है उसमें इजाफा हुआ है, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है। वो एक बहुत अच्छा आदत होगा अगर आप इसको पहन करके चलते हैं। साथ ही साथ ये कि आप अपने हाइड्रेशन का ख्याल रखें और कोई भी आपको इनिशियल सिम्टम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का या फिर आपको एलर्जिक राइनाइटिस का या एलर्जिक ब्रोंकाइटिस का, ये वो बीमारियां हैं जिससे कि ये नाक से पानी का बहना, खांसी होना या सीने में जलन होना, ऐसी चीज़ें अगर आपको होने लगे तो आप नज़दीक के डॉक्टर के पास जाएं और उनके सलाह के बाद ही आप अपना उपयुक्त उपचार कराएं और दवाइयां लें। दिल्ली की दम घोटू हवा से निजात पाने के लिए कई लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं और जो लोग दिल्ली से दूर नहीं जा पा रहे वो एयर प्यूरिफायर के जरिए खुद को दुरुस्त रखने की कोशिश कर रहे हैं। हालात यह है कि राजधानी में एयर प्यूरिफायर की मांग तेजी से बढ़ी। इस कारोबार से जुड़े लोगों के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में एयर प्यूरिफायर की मांग में 70% का इजाफा हुआ है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में देखा यह जा रहा है कि कहीं AQI 400 के पार है तो कहीं 500 के पार है। इसी बीच दिल्ली में एक नया चलन भी देखा जा रहा है कि लोग जो हैं बाहर आके एयर प्यूरिफायर खरीदने लगे हैं और एयर प्यूरिफायर की मांग बढ़ गई है। इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ लक्ष्मी नगर के एक दुकानदार हैं। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो इस समय एयर प्यूरिफायर की सेल्स को लेके क्या हालात हो रहे हैं? लोगों में, खासकर बच्चों और बुजुर्गों में सांस लेने में दिक्कत होती है, गले में खराश है, जो
एस्थमेटिक्स लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। डॉक्टर्स भी रिकमेंड कर रहे हैं कि आप घर से ना निकलें, अगर घर से बाहर निकलना जरूरी है तो भी मास्क लगा कर निकलें। ऐसे में हमें घर की एयर को भी फ्रेश रखने के लिए एयर प्यूरीफायर्स यूज़ करने चाहिए। जैसे कि एयर प्यूरीफायर्स पर नॉर्मली रेंज 7 से 8,000 से स्टार्ट हो जाता है, मैक्सिमम 70,000 to 80,000 जाता है। और इसी प्रकार मतलब एक नॉर्मल स्टैंडर्ड रूम साइज़ के लिए, जैसे दिल्ली में जो रूम साइज़ होता है 150 से 250 स्क्वायर फीट तक होता है मैक्सिमम, उसके लिए जो नॉर्मल कैटेगरी में आती है 20 से 25,000 के प्यूरीफायर्स की सेल आउट ज़्यादा है। और लास्ट ईयर से जो सेल का रेशियो 60 से 70% बढ़ा है। कस्टमर की वॉक इन भी है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी है। जब डॉक्टर भी रिकमेंड कर रहे हैं कि आप घर से ना निकलें, घर में भी रहें, तो एयर प्यूरीफायर यूज़ करें। डॉक्टर भी रिकमेंड कर रहे हैं सर इस बार। तो सर आपने तो बताया कि एक्वेबटी जो ये एयर प्यूरीफायर्स हैं ये कैसे हवा साफ करते हैं, क्या टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, क्या क्या इनमें सामान रहता है सर? सर एक्चुअली इसमें बेसिकली 3 फिल्टर्स होते हैं, हैपा फिल्टर, कार्बन फिल्टर और डस्ट फिल्टर। मेन जो काम होता है इनके अंदर हैपा फिल्टर्स का होता है, जो रूम के जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, पॉल्यूटेंट्स वगैरह होते हैं, उनको ऑब्जर्व करके आपको प्योर एयर आपको डिलीवर करता है। ट्रेंड ये देखा जा रहा है कि लोग बाहर निकल के एयर प्यूरीफायर्स की खरीदारी कर रहे हैं और साफ तौर पर उन्होंने हमें बताया कि 70% सेल बढ़ गई है। उससे आप समझ सकते हैं कि दिल्ली के लोग प्रदूषण से कितना त्रस्त हैं, कितने तंग हैं। कैमरामैन लोकेंद्र पांडे के साथ अनमोल नाथ बाली की नई दिल्ली से रिपोर्ट। वहीं मुंबई भी प्रदूषण से अछूता नहीं है। यहां भी कई इलाकों में AQI खतरनाक स्तर के आसपास बना हुआ है। देखिए हमारे संवाददाता पारस दामा की रिपोर्ट। देश की राजधानी और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई लगातार प्रदूषण की भारी चपेट में है। लगातार दिल्ली हो या मुंबई हो, यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब होता जा रहा है और मुंबई में प्रदूषण इतनी भारी प्रमाण में है कि लोगों की अब तबीयत खराब होने लगी है। लगातार पिछले कुछ दिनों में वायु गुणवत्ता की बात करें तो मुंबई 200 पार होती है। वहीं कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जहां पर यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स थोड़ा सा अच्छा भी होता है। आज की बात करें तो तकरीबन 170 के आसपास वायु गुणवत्ता आज के लिए नोट की गई है। मुंबई का मरीन ड्राइव इलाका है जहां पर हैं। आज अगर आप देखें तो थोड़ा सा आज आप यहाँ पर प्रदूषण की जो चादर है वो कम देख सकते होंगे। धुंध जो है वो आज लगातार पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा कम है। मुंबई में अलग अलग तरीके से वायु प्रदूषण को कम करने के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। वहीं मुंबई में जो स्थिति है उसका जायजा लेने के लिए अब सेंटर की तरफ से एक टीम का गठन किया गया है जो जल्द ही मुंबई पहुंचेगी और मुंबई में हो रहे हालातों का जायजा लेगी। मुंबई में जब से वायु गुणवत्ता खराब हुई है और हवा जो है सबसे ज़्यादा जहरीली हुई है, तब से लोग बड़े भारी तादाद में बीमार होने लगे हैं। अलग अलग तरीके से लोगों को खांसी हो, सर्दी हो, छोटी छोटी बीमारियां जो है वो उनको जकड़ने लगी हैं। ऐसे में हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा महाराष्ट्र के एक और टीम का गठन किया जा रहा है जो कि महाराष्ट्र मुंबई में आकर इस चीज़ का जायजा लेगी कि एयर पॉल्यूशन की वजह से कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिससे लोगों को जूझना पड़ रहा है। आज मुंबई में हवा थोड़ी सी साफ लग रही है। अलग अलग तरीके से BMC ये कोशिश कर रही है कि लोगों तक जो है वो खराब हवा ना पहुंचे और उसके लिए गाइडलाइंस बनाई गई है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क है मुंबई में वो भारी ही बड़ी तादाद में चलता है, तो वहां पर ऐसी गाइडलाइंस जारी की गई है। अगर उस गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है तो लोगों पे कार्रवाई भी BMC की तरफ से शुरू कर दी गई है। कैमरामैन साहिल चौहान के साथ पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। दीपावली में मिट्टी के दियों का अपना ही महत्व होता है। इसे शुभता का प्रतीक माना जाता है। साथ ही दिवाली दिया बनाने वाले कारीगरों के लिए खुशियां भी लेके आती है, क्योंकि दीपावली पे इनको काम ज्यादा मिलता है और मुनाफा भी ज्यादा होता है। दिवाली आने को है और बाजार गुलजार होने लगा है। कहीं मिठाइयों को लजीज बनाने की तैयारी है तो कहीं दिया का बाजार सजने लगा है। प्रयागराज में कारीगर चीनी वाले खिलौने बनाने में लगे हैं। अलग अलग आकार में मीठे खिलौनों को गढ़ा जा रहा है। इसकी एक अलग प्रक्रिया होती है। गुवाहाटी में भी दिया का बाजार लग गया है। मिट्टी के दियों का अलग संसार है और इन्हें शुभ भी माना जाता है। लेकिन सामान्य से दिखने वाले मिट्टी के दियों के साथ साथ अलग अलग डिजाइन के दिए भी यहाँ मौजूद हैं। हरे, लाल और सुनहरे रंग के दिए लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। दिवाली को दिया जलाने से अच्छे होते हैं,
लाइट तो जला लिया, कोई उसका कोई महत्व नहीं है। दिवाली में दिए जलाने से बोलते घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। रोशनी तो सबका घर में होना चाहिए, जैसे फैमिली होता है, सिंगल भी होता है। जहाँ पे रोशनी रहता है वहाँ पे कोई दुख दर्द नहीं रहता है, वहाँ पे सिर्फ रोशनी रहता है। अच्छा होता है, सबका घर में होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की इन तस्वीरों को देखिए, कैसे कारीगर दिए बनाने में लगे हैं। पूरे जोश और उत्साह से यहाँ दिए बनाने का काम चल रहा है। एक तरफ जहाँ दिवाली को लेकर लोगों में उत्साह है, तो श्रीनगर में दिए बनाने में लोग पूरे लगन से लगे हैं, क्योंकि दिवाली इनके लिए भी खुशियाँ लेकर आती है। हमको इससे रोजगार मिलता है। ऐसे ही हम 2 बंदे और रखे, उनको भी रोजगार मिलता है। जिनको हमें सेल करेंगे, जिनको हमें बेचेंगे, वो होलसेल में सेल करेंगे, उनका भी प्रॉफिट होगा, हमारा भी प्रॉफिट होगा, उनका भी घर चलेगा, हमको भी घर, हमारा भी घर चलेगा। जब ये दिवाली आती है हमको बहुत खुशी होती है, क्योंकि हमारे ऑर्डर्स भी आते हैं बहुत अच्छे दिवाली पर। दीपावली आने में कुछ दिन बचे हैं, लेकिन अभी से बाजार में उत्साह का अलग है। बाजार सज गए हैं। तो इस साल 4 धाम यात्रा अपने आखिरी दौर में है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं और ऐसे में कपाट बंद होने से पहले बाबा बागेश्वर ने केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना की। इसके बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बद्री विशाल के दरबार में हाजिरी लगाई। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। भगवान से भक्त का मिलन। केदारनाथ बद्रीनाथ में बाबा बागेश्वर। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों उत्तराखंड के दौरे पर हैं। भक्ति भाव में लीन बाबा बागेश्वर ने केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना की। बाबा केदारनाथ के दरबार में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण ने हाजिरी लगाई और मंगल कामना की। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना के बाद बाबा बागेश्वर बद्री विशाल के दर पर पहुंचे। यहाँ उन्होंने विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया। इस दौरान मंदिर परिसर के बाहर और भीतर लोगों की भारी भीड़ नजर आई। हर श्रद्धालु बद्रीनाथ के दर्शन के बाद बाबा बागेश्वर की एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आया। केदारनाथ भगवान की जय। कपाट बंद होने के पहले ही हम दर्शन करने आए हैं। सबको बहुत बहुत साधुवाद। बद्रीनाथ भगवान की कृपा सब पर बनी रहे और यहाँ की व्यवस्था सुविधा भी बहुत अच्छी है। सभी सेवा करने वाले यहाँ के सेवादारों को खूब साधु। बाबा बागेश्वर पिछले 1 साल में दूसरी बार बद्री विशाल के दर पर पहुंचे हैं। इससे पहले उन्होंने जून में बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना की थी, लेकिन इस बार मंदिर के कपाट बंद होने से पहले उन्होंने धाम में हाजिरी लगाई। केदारनाथ और बद्रीनाथ में भगवान और भक्त का यह अनूठा संगम देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो उठे और पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय नजर आया। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सिमवाल और जोशीमठ से कमल नयन सिलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज़ टुडे।